हेलो दोस्तों, आप सभी को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे हमने पहले ही शुरू किया था काउंटडाउन टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज का काउंटडाउन सीरीज, तो उसे हम आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। जो अभी हम सेकंड कंट्री पर आए हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी डिटेल्स में। तो वह देश को हम वॉकिंग डिस्टेंस से ही यानी वॉकिंग से ही हम उसे पार कर सकते हैं। वो वैसा देश है और यह देश के बारे में आप सुनकर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगी और आपको शॉकिंग भी लगेगा कि ऐसा भी कई देश होता है क्या। ओके, ऐसे कुछ फनी फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगी इस देश के बारे में। तो यह देश जो है वो बड़े बड़े देशों को भी टक्कर देने में यानी पावर में, पैसों के मामले में और लग्जरियस लाइफस्टाइल्स में वो वो बड़े देशों को भी वो टक्कर देने में क्षमता रखता है। ओके, और यह देश में ना, आप अगर आपका इनकम समझो 100 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, अगर आपका आपका जो इनकम है वो 100 रुपया है, तो 100 रुपये के 100 रुपये आपके जेब में जाएंगे। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, वहाँ पे टैक्स भी नहीं है और ना ही वहाँ पे गरीबी भी नहीं है। और वहाँ पर आपके सड़कों पर आप अगर घूमोगे उस देश के सड़कों पर, तो आपको सुपर कार्स ही मिलेंगे, जैसे लंबरगिनी हो गई, फरारी हो गई, वो बड़े बड़े जो महंगे जो कार्स है। ओके, वो सारे कार्स आपको उस देश के सड़कों पर दिखेंगे। शायद आपने उस देश को गेस कर लिया होगा अपने मन में, तो अपने इसमें कि ये कौन सा देश है। और वहाँ पर जो नाव होती है वो भी लग्जरी नाव ही होती है, जैसे नौका बोलते हैं ना उसको हम लोग हिंदी में, तो नौका भी है ना, वो लग्जरियस ही होती है। और वो देश राजघराने से ताल्लुक रखता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि हाँ, तो राजघराने से ताल्लुक तो ब्रिटेन में रखता है, बट वहाँ पर प्रधानमंत्री भी होता है। बट इस देश में ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों भी नहीं है, सिर्फ राजघराने का ही रूल यानी राज चलता आ रहा है। और जो मैं आपको अभी ये जो मैंने आपको बताया है, वह देश है मोनाको, जो कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका करता है। ओके, वो वैसा देश है। और उस देश को हम ऐसा भी उस देश में, तो चलिए हम उस देश के बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या इस देश की खूबियां हैं। तो चलिए हम उस देश के बारे में शुरू करते हैं कि क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यूरोप का रहस्यमय ज्वेल है, यानी ज्वेलरी टाइप में। अगर हम ज्वेलरीज पहनते हैं, हाँ, ओके, तो ज्वेलरीज यानी गहने वगैरह जो पहनते हैं, तो उसको उसको बोलते हैं रहस्यमय गहनों का रहस्य, ऐसा भी बोल सकते हैं। यूरोप का रहस्यमय गहनों का रहस्य, वैसा बोला भी जा सकता है आप उस देश को, मोनाको को। और यह देश की जो एरिया है, ओके, जैसे हमारे इंडिया का अगर एरिया पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 32 लाख है। ओके, 32 लाख और आगे है तो स्क्वायर किलोमीटर आता है। तो वैसे इस देश का अगर हम पूछेंगे तो 2.02 स्क्वायर किलोमीटर से आता है, यानी 2 स्क्वायर किलोमीटर के पास ही है। अगर हम इसकी जनसंख्या पूछेंगे तो सिर्फ 39,000 ही इसकी जनसंख्या है। ओके, और यह देश कहाँ पर स्थित है, तो है फ्रांस के बीचों बीच। ओके, फ्रांस के बीचों बीच में यह देश स्थित है। और वो भी नदी किनारे, जो फ्रांस में जो नदियां हैं, नदी के किनारे स्थित है। और पर इसका लोकेशन है ना, मेडिटेरियन सी के किनारे पर भी बसा हुआ है। ओके, और ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे छोटा देश है।
यह अगर इसकी तरफ अगर हम देखेंगे कि अगर हम हमारे भारत देश का एक उदाहरण ले लेते हैं कि अगर हम बोलेंगे उत्तर में हमारा हिमालयास है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो वैसे ही अगर इसके बारे में अगर हम बोलेंगे तो इसके चारों तरफ यानी तीनों तरफ फ्रांस से ही घिरा हुआ यह देश है। उत्तर में भी फ्रांस है, उत्तर में और पश्चिम में और पूर्व में पूरा फ्रांस से फैला हुआ है। सिर्फ दक्षिण में ही इसको मध्यस्थ सागर है, ओके, मेडिटेरियन सी है। और मेडिटेरियन सी है तो एक तरफ हम बोल सकते हैं कि नीला मेडिटेरियन सी है और बाकी पहाड़ों से घिरा हुआ है। और इसको देखेंगे तो हमें ऐसा दिखता है कि वो एक डायमंड का फ्रांस के जो पहाड़े हैं, फ्रांस के जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक तरफ तो नीला मध्यस्थ सागर है और दूसरी तरफ फ्रांस का पहाड़ों से घिरा हुआ है, फ्रांस के पहाड़ों से घिरा हुआ है। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे हिमालय से घिरा हुआ ना हमारा देश उत्तर में, वैसे ही ये भी फ्रांस से घिरा हुआ देश है। जैसे हम अगर बोलेंगे बॉर्डर्स में हमारे क्या क्या आते हैं तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब बोलेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर हम बोलेंगे तो ये फ्रांस से ही घिरा हुआ है। जैसे हमने सैन मैरिनो का देखा था कि सैन मैरिनो जो देश है वो इटली से ही घिरा हुआ है। तो ये भी हमारा देश यानी मोनाको भी फ्रांस से घिरा हुआ देश है। तो अभी हम इसका और ये जो है ना, तो इसीलिए मोनाको दिखता कैसा है, जैसे समुंदर और पहाड़ों से घिरा हुआ, यानी समुंदर और पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ एक डायमंड, वो कैसा रहता है वैसा ही यह देश भी वैसा ही है, पहाड़ों और समुंदर से के बीच में फंसा हुआ एक डायमंड। ओके, और अभी हम इसका इतिहास देखेंगे दोस्तों कि इतिहास क्या बोलता है कि 1297 में गिलमार्डी करके एक आदमी था। जैसे रावण ने, आपको पता ही होगा रामायण में कि रावण ने सीता मैया के पास जब आते हैं वो, तो उन्होंने अपना फेस बदलकर उन्होंने भिक्षा का जो रूप धारण कर भिक्षा मांगने वाले का रूप धारण कर वो सीता मैया के पास जाते हैं, तो उनको वो उठा के लेके जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो गिलमार्डी था, उनकी जो वो थे, उन्होंने भी अपना फेस बदलकर फोर्ट, एक जो किला होता है फोर्ट, उसको उन्होंने अटैक किया, उस पर उन्होंने अपने इसमें ले लिया। वो एक्चुअली में मोनाको को तो नहीं थे, दूसरे राज्य के थे। तो दूसरे राज्य के होने के वजह से वो उन्होंने इन पर अटैक करके फेस बदल कर उस किले को अपने अंडर में कर लिया। तो ये और उन्होंने फिर 1297 में ही हाउस ऑफ गिलमार्डी उन्होंने ये स्थापित किया था। फिर 8 जनवरी 1297 को गिलमार्डी की जो फैमिली थी उन्होंने मोनाको पर कंट्रोल कर लिया था। 8 जनवरी 1299 में सॉरी 8 जनवरी 1297 को ही गिलमार्डी ने मोनाको पर अपना कब्जा कर लिया था। ओके, उनकी फैमिली ने। लेकिन उस वक्त मोनाको उनके अंडर में नहीं था, किसी और के अंडर में था। जैसे हमारा देश है, फॉर एग्जांपल, हमें आज़ादी मिलने से पहले हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, अंग्रेजों के कब्जे में थे। हमारा देश उनके अंडर में था, उनके कब्जे में था। तो वैसे ही ये भी जो मोनाको है वो किसी और के आधा अंडर में था। ओके, वो था रिपब्लिक ऑफ जिनोए के अंडर में था। ओके, फिर उनको हाँ, वो उनके अंडर में तो था, बट लेकिन उनका पूरी तरह से फ्रीडम नहीं था, उनको पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी, वो किसी और के अंडर में है। अभी अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए,
जैसे अभी हम अपने देश में श्वास लेते हैं, हम वोट करते हैं, हम सब हम हमें जो चाहिए हम वो बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हम इलेक्शंस में वोट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। हम अपने त्यौहार अपने शांति से बनाते हैं, हम हमें जो त्यौहार बनाना चाहिए हम वो त्यौहार बनाते हैं। ओके, तो वैसे ही वहाँ पर उनको उनके अंडर में तो था। अभी आप किसी के अंडर में रहोगे तो आप वो काम नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब पूरी तरह से आपको आज़ादी नहीं थी। ओके, पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी, आज़ाद तो थे बट पूरी तरह से नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता ही होगा कि ये स्वराज अपने लोकमान्य तिलक पूर्ण स्वराज का उन्होंने नारा दिया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी तरह से हमें आज़ादी चाहिए। ओके, तो वैसे ही उनको पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी। और 1814 में फ्रेंच एम्पायर से आज़ादी मिली। फिर शायद मोनाको और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ, लड़ाई हुई। ओके, उसमें तो जाने गई होगी बहुत सारे। तो उन्हें पूरी तरह से उनको आज़ादी नहीं मिली थी, वही आज़ादी मिल गई थी पूरी तरह से, फ्रेंच एम्पायर से आज़ादी मिल गई। फिर उनको फ्रेंच से आज़ादी भी मिली। फिर नेपोलियन और फ्रांस के बीच में मोनाको को लेकर वॉर्स हुए, तो उस वॉर में नेपोलियन तो हार गए, लेकिन वो यहाँ आया फ्रेंच के अंडर में। ओके, फ्रेंच के कंट्रोल में आ गया मोनाको। तो 17 मई और 17 जून यानी एक महीने के अंदर में बहुत कुछ हुआ है। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, 17 जून और 17 मई और 17 जून 1814 को उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसका नाम था 6th कोलिशन ऑक्यूपेशन। ओके, फ्रांस और मोनाको के बीच में हुआ था। फिर 1861 में भी एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसका नाम था फ्रैंको मोनास्गास्क्यू करके, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, हम इंडियंस हैं। ओके, हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। ओके, हमारे पासपोर्ट पर भी हम इंडियंस लिखाते, तो वैसे ही वहाँ के लोगों को मोनास्गास्क्यू बोलते हैं। तो मोनास्गास्क्यू ट्रीटी दोनों के बीच में साइन हुई थी। और 11 फरवरी 1861 को फ्रांस ने ऑफिशियली मोनाको को सॉवरेनिटी यानी अद्भुत क्या बोलते हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया था। ओके, और फिर यहीं से मोनाको के मॉडर्न इंडिपेंडेंट कंट्री, और 11 फरवरी 1861 से ही मोनाको को मॉडर्न इंडिपेंडेंट माना जाने लगा, यानी देश माने जाने लगा। फिर 1911 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन आया। ओके, मोनाको का पहला, तो जैसे हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं ना 26 जनवरी हमारा क्या है, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूरा तैयार हो गया था, तो हम उसको रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 5 जनवरी 1911 को उनका मोनाको को पहला कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान आया और मोनाको ने अपना बना लिया था। अच्छा, 5 जनवरी को ही उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि हमारे यहाँ पर राजा का राज चलेगा। ओके, यहाँ पर हमारे यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों भी नहीं है, तो हमारे यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो राजा के आदेश पर ही है। ओके, राजा जैसा बोलेगा उसी के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना रहेगा। तो उसके बाद मोनाको ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो उसका हेड ऑफ द स्टेट को ने, जैसे हमारे यहाँ पर आपको उदाहरण दे रही हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना हेड ऑफ द स्टेट होता है राष्ट्रपति होता है ना हेड ऑफ द स्टेट, तो वैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट, हाँ हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है जो हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू, तो वैसे ही वहां पर होता है
प्रिंस अल्बर्ट सेकंड, अभी के जो हैं वो हैं प्रिंस अल्बर्ट सेकंड। ओके, और वो है उनकी जो रॉयल फैमिली ही है वो, जैसे राजघराने के राजगद्दी राजघराना बोलते हैं ना हम लोग, ये बहुत राजघराने के लोग हैं। ओके, तो वैसे ही वो भी राजघराने के लोग ही है। उनका आता है हाउस ऑफ गिलमाल्डी करके नाम आता है, और वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं। अगर होगा तो भी उनको उनका यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है ही नहीं। उनको अगर होगा भी तो उनको कम से कम एकदम उनको कम पावर्स है। प्रिंस को ज्यादा है। ओके, युवराज को ज्यादा है। और आपको एक हास्य कथा, अगर हास्य कथा भी बताऊं मैं आपको, तो वहां पे जो प्रिंस है युवराज है उनको वहां पर ये पर्यावरण का सबसे बड़ा जैसे हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट मिनिस्टर होता है, एनवायरमेंट में भी मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, पर्यावरण मंत्री बोलते हैं ना हम उसे, वैसे ही वहाँ पे पर्यावरण राजा युवराज ही होता है। पर्यावरण जो मंत्री होता है वो युवराज ही होता है, और युवराज के अंडर में ही सब कुछ ज्यादा करके काम है युवराज के उसमें ही आता है। ओके, इनका नेशनल डे, अभी अगर हमारा कोई नेशनल डे पूछे तो हम क्या बोलते हैं 15 अगस्त और 1947 और 26 जनवरी 1950, ये हमारे दो नेशनल डेज है। बाकी तो हमारे त्योहार है। ओके, लेकिन ये दो हमारे नेशनल डेज हैं। तो उनका कब होता है नेशनल डे? 19 नवंबर को। ओके, और 19 नवंबर को वो युवराज दिन भी बोलते हैं। उनका इंडिपेंडेंस डे तो उनका जो नेशनल डे है वो तो है ही, प्लस वहाँ पे उनका वो युवराज दिन के नाम से भी मनाया जाता है, और वो हर साल मनाया जाता है। और मोनाको जो है ना वो देश, वो पूरी तरह से किसी एक के अंडर में नहीं था। जैसे पूरी तरह से कॉलोनाइज नहीं था, थोड़े को फ्रीडम था, थोड़ा आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि फ्रीडम उनको पूरी तरह से नहीं था फ्रीडम, बट पूरी तरह से नहीं था। जैसे अगर हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे पुडुचेरी है। ओके, पुडुचेरी को और गोवा है। गोवा पोर्चुगीज के अंडर में था, गोवा ब्रिटिशर्स के अंडर में आया ही नहीं। पुडुचेरी भी फ्रेंच के अंडर में था। ओके, तो वैसे ही अलग अलग जैसे यहाँ पे रूलिंग था, वहां पर भी वैसे ही रूलिंग हुआ। तो इसीलिए वो लोग पूरी तरह से कॉलोनाइज नहीं थे। एक ही ने उनको पूरी तरह से कॉलोनाइज नहीं किया था, और पूरी तरह से वो ये भी नहीं थे, आज़ादी भी नहीं थी। ओके, तो इसलिए इस दिन को किसी भी ईयर की इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। ओके, ये जो दिन है ना वो किसी को भी एक ही ईयर में इंडिपेंडेंस नहीं था, बल्कि मोनार्की और बहुत ही अद्भुत तरीके से वो इस दिन को सेलिब्रेशन भी करते हैं। हर साल यह दिन को वो अद्भुत तरीके से और राजा के अंडर में राजगद्दी के अनुसार, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, उस संविधान के अनुसार इसको वो सेलिब्रेट करते हैं 19 नवंबर को। ओके, और अगर हम बात करें तो मोंटे कार्लो कैसीनो, जो आपने सुना ही होगा, मोंटे कार्लो कैसीनो जिन्होंने मोनाको का नक्शा रूपरेखा बदल दिया। नक्शा नहीं बोल सकते, रूपरेखा बदल दिया, क्योंकि उसके पहले मोंटे कार्लो कैसीनो के आने से पहले, यानी जुआ का अड्डा आने से पहले वो कंगाली पर था। उसके बाद 1 रुपया भी नहीं था उस देश में, इतनी गरीबी थी। लेकिन आज उनके पास इतना पैसा है कि वो बड़े से बड़े देशों को भी वो टक्कर देने में क्षमता रखता है। ओके, क्योंकि इसके वजह से ही ओके, वो कैसे, ये आइडिया किसने दिया आपको मैं बता दूं। इसका आर्किटेक्चर कौन है और इसका ये कैसे बनाया और किसने बनाया, यानी आर्किटेक्ट कौन है इसका। ओके, इसका आइडिया किसने दिया था? वो थी प्रिंसेस कैरोलिना ने इस आइडिया को प्रस्ताव किया कि हम अगर इस देश में दुनिया का लग्जरियस जुआ का अड्डा बनाए तो करके उन्होंने बोला था। तो ये आइडिया शायद वहाँ के जो प्रिंस थे उस टाइम के, उनको यह आइडिया पसंद आया
और उन्होंने ये जारी भी कर दिया। ओके, और वो जो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि प्रिंसेस जो राजकुमारी है, राजकुमारी कैरोलिना थी, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि दुनिया का हमें सबसे लग्जरियस कैसीनो बनाया जाए तो फिर कैसा रहेगा। ओके, इतना ही बोला था, तो उनको शायद वो पसंद भी आया और वही कैसीनो बना मॉन्टे कार्लो कैसीनो, और वही बन गया आपका मॉन्टे कार्लो कैसीनो। ओके, और उसके जो डिजाइनर थे वो थे चार्ल्स गार्नियर। ओके, उस डिजाइनर का जो नाम था, जो मॉन्टे कार्लो कैसीनो जो बनाया गया है, उनका नाम है चार्ल्स गार्नियर। ओके, जिन्होंने पेरिस में उन्होंने इसका भी काम किया था। पेरिस में उन्होंने ओपेरा हाउस का भी आर्किटेक्ट उन्होंने ही किया है, और उसमें उन्होंने इंटीरियर्स अगर आप देखोगे मॉन्टे कार्लो का, तो वहां पर आपको मिलेगा गोल्ड से इंटीरियर्स, गोल्ड पूरा सोने का इंटीरियर्स है। ओके, जो जुआ का अड्डा जो है वो पूरा सोने से बना हुआ है, और झूमर भी क्रिस्टल्स है, मार्बल के फ्लोर्स है। ओके, वो इतना महंगा है कि बहुत ही महंगा है, और वो जो झूमर है ना वो बहुत कॉस्टली होता है। रॉयल्स और वो वन लाइन में याद रखना हो तो, हाँ, क्रिस्टल यानी शानदार, महंगा और रॉयल झूमर होता है। अगर आपको मैं चैंडलियर का मतलब बताऊं तो वो शानदार होता है, महंगा, इतना महंगा होता है, वैसा झूमर है वहां पर। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज भी देखा होगा, जेम्स बॉन्ड के मूवीज वगैरह देखे होंगे, तो उस मूवीज में आपको वो जुआ का अड्डा आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम इसकी अगर मैं आपको इससे क्या फायदा हुआ मोनाको देश को इस जुए के अड्डे से, वो राजकुमारी ने तो बताया कि अगर हम दुनिया का लग्जरियस जुआ का अड्डा बनाए तो कैसा रहेगा। लेकिन हाँ, तो इस जुए के अड्डे से कैसा उनको प्रॉफिट हुआ, इस जुए के अड्डे से वो कंगाली से कैसे बाहर आए, वो है कि पहले तो उनकी इकोनॉमी, उनकी तो अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी, और वहाँ पर अमीर जो धनवान टूरिस्ट हैं उनको उन्होंने अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया है। जैसे आयन इसे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही वहाँ पे धनवान जो टूरिस्ट हैं उनको मोनाको ने अट्रैक्ट यानी आकर्षित किया है, और उसे अमीरों की राजधानी यानी धनवान लोगों की राजधानी भी बनाया गया है। और उससे बड़ी बात कि वहाँ के नागरिक जो हैं उनको वहाँ पर जुआ खेलना सख्त मना है। बाकी हम जैसे टूरिस्ट वहाँ पर जाके जुआ खेल सकते हैं, लेकिन उनके देश वालों को वहाँ पर जुआ खेलना अलाउड नहीं है। जैसे हम हमारे इंडिया की बात करूँ तो गोवा में हम जुआ खेल सकते हैं, लेकिन फॉरेनर्स भी खेल सकते हैं, हम भी खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके नागरिक जो है उनको जुआ खेलना सख्त मना है। और अभी हम उस देश के क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करेंगे कि जैसे क्लाइमेट चेंज तो हर देश की ये होती है, आफत होती है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनको बहुत बड़ी आफत है। ओके, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था तुवालू और नावुरू का, तो उनको भी आफत ही है। तो वैसे ही इसको भी, मोनाको को भी बहुत क्लाइमेट चेंज से आफत होती है। तो उस आफत से वो कैसे बचे और क्या क्या आफतें हैं उनको, एक तो सी लेवल बढ़ेगा तो आफत होती है, और कोस्टल एरोजन, जैसे हमें पता है कि सॉइल एरोजन होता है तो वैसे ही कोस्टल एरोजन भी होता है, और एक्सट्रीम सी हीट वेव्स, जो समुंदर से हीट वेव्स आते हैं वो नॉर्मल हो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाए हीट वेव्स, तो कुछ भी ज़्यादा हो जाए तो वो इंसानों को भी और पक्षियों को, जानवरों को भी नुकसान करता है, तो उससे जान जाने का भी खतरा होता है हीट वेव्स की वजह से। तो उससे उन्हें बाहर निकलना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या उपाय निकाला कि हम सी वॉल्स बनाएंगे।
अभी सी वॉल्स तो हम बना सकते हैं, बट उस टाइम पर जैसे आपको पता होगा 2004 में जैसे हमारे इंडिया में तमिलनाडु अंडमान निकोबार में सुनामी आया था, तभी भी मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उन्होंने भी बोला था कि हम सी वॉल्स बनाएंगे। लेकिन कितनी ऊंचाई पे, क्योंकि सी वेव्स आते हैं तो बहुत ऊंचाई पर आते हैं, हम उसका लेवल माप नहीं सकते कि कितनी ऊंचाई पर हम कितनी ऊंचाई पर बनाएंगे। तो वैसे ही यह देश ने कुछ सोचा होगा, मोनाको ने भी, तो अभी उसके ऊपर वो सी वॉल्स बनाएंगे। ग्रीन एनर्जी लेकर, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं मोनाको वाले। मोनाको को जो देश के जो लोग हैं वो, और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, अगर भूकंप भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे बिल्डिंग्स को कुछ नहीं होना चाहिए, वैसे बिल्डिंग्स हम बनाएंगे। यानी सेफ्टी का वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो टूरिस्ट हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, हमारे जो सैलानी आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, उनको कुछ होना नहीं चाहिए। वैसे हम होटल्स हो गए या बिल्डिंग्स हो गए जहाँ पे हमारे नागरिक रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, वैसे सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बनाएंगे और सी वॉल्स और ये सारे। लेकिन उसमें बहुत खर्चा होता है, वो उसमें इतना हैवी एक्सपेंडिचर करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि बस पैसा बहुत है। लेकिन अब उनके पास ओवर क्राउडिंग, और वो एक तो लोग भी ज्यादा हो रहे हैं लोग ज्यादा हो रहे हैं, और एक तो छोटा सा देश भी है भीड़ बढ़ रही है, और वो छोटा सा देश है, तो उसमें भी वो बहुत मेहनत ये कर रहे हैं मोनाको का साइज तो बहुत ही छोटा है, लेकिन हर साल मिलियंस, हाँ, तो वहाँ पे वो जो देश है वो तो बहुत ही छोटा है, लेकिन हर साल लाखों टूरिस्ट, लाखों सैलानी वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। तो उस वजह से क्या होता है कि एक तो छोटा सा देश है। ओके, मैंने आपको बताया ना कि मॉल से भी, अपने यहाँ के मॉल्स से भी वो छोटा है। ओके, तो उस मॉल्स को मॉल से भी छोटा देश है, और उसमें इतने सारे सैलानी उस देश में जा रहे हैं। ओके, तो ये एक उनका एक बहुत बड़ी आपदा ये हो रही है। जैसे अभी ये भी कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा दुबई में वो सैंड से सैंड समुद्र किनारे सैंड वगैरह डालकर वो आइलैंड्स बना रहे हैं। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर भी मोनाको में भी वो सैंड आइलैंड्स बना रहे हैं। इस सैंड को ये करके रेत पर वो बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं, सैंड पर वो ये कर रहे हैं, जैसे दुबई में कर रहे हैं ना, वैसे यहाँ पर भी मेडिटेरियन सी कोयले समुद्र के किनारे थोड़ा सा वो लैंड को वो बढ़ा भी रहे हैं। ओके, और अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे फार्मूला 1 का जो रेस के लिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 3 से 4 गुना वहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि लोग वहाँ पर फार्मूला रेस देखने के लिए जाते हैं टूरिस्ट लोग, जो कि हर साल मई में देखने के लिए जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और एक तो वो छोटा सा देश है। जैसे दुबई में वो सैंड पर बना रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी मोनाको वाले भी बना रहे हैं, ताकि लैंड थोड़ा बढ़े उनका भी, और इस वजह से ट्रैफिक और नॉइज पोल्यूशन भी ज्यादा बढ़ रहा है। और वहाँ का एजुकेशन और लिटरेसी जो है वो है 100% है, 100% है वहाँ का लिटरेसी रेट। एजुकेशन जो है वो फ्रेंच का जो फ्रांस का जो एजुकेशन सिस्टम है वही वहाँ पर भी है। और वहाँ पर आपको ये भी सेकेंडरी एजुकेशन तक आपको वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, सेकेंडरी तक, यानी 12th स्टैंडर्ड तक आपको वहाँ पे फ्री है। फिर उसके बाद में अगर हायर एजुकेशन चाहिए तो आपको फ्रांस, यूके, यूरोप में आपको कहीं पर भी आपको जाना पड़ेगा, मोनाको का देश छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए। और यूरोप में कोई भी कंट्री जाना पड़ेगा। और वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस अगर बोलूँ तो वो मोनाको जो है वो धनवान लोगों का प्लेग्राउंड बोला जा सकता है। उसे हम धनवान लोगों की प्लेग्राउंड बोल सकते हैं।
बोल सकते हैं। और मोनाको में घूमने के लिए है, वहां पे मोंटे कार्लो कैसीनो है, राजा का महल है। और लारबार्टो बीचेस है, वहां पर आप वो बीच देख सकते हो। और फार्मूला 1 का ग्रैंड प्रिक्स रेस देख सकते हो। और मोनाको का याच, यानी जो मैंने बताया था लग्जरियस जो नाव होती है उसका भी शो होता है, वो भी देख सकते हो। इतना ही है, छोटा सा देश है तो वो 4-5 वो भी आप देख सकते हो। जैसे हमारे इंडिया में घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, वैसे वहां पे एक तो वो छोटा सा, इंडिया से भी एक मॉल, इंडिया में जो मॉल है मॉल से भी छोटा है। तो उस देश में तो इतना ही घूमने के लिए होगा, टूरिस्ट अट्रैक्शंस इतना ही होंगे। तो उसमें इतना ही आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए बोल रही थी मैं आपको, पैदल भी आपसे घूम सकते हो या पैदल भी पार कर सकते हो। और एक ओशनोग्राफिक म्यूजियम है। यहाँ पर मॉल्स और नाइट लाइफ है, पर साथ में सी का व्यूज भी है। नाइट लाइफ में आपको क्लब्स वगैरह भी शायद मिल जाएंगे वहां पर। और सी का व्यूज भी है। सी व्यू भी आपको रहने के लिए हर तरफ से आपको सी व्यू मिल जाएगा। मोनाको का जो फ्यूचर है वो है छोटा है बट स्मार्ट है। जो कि है उसमें जो मोनाको के जो फ्यूचर की पॉइंट्स है वो है क्लाइमेट एडेप्टेशन, सस्टेनेबिलिटी, टूरिज्म, स्मार्ट सिटी, टेक पर फोकस है उनका। स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी पर उनका फोकस है। कर रहे हैं वो लोग, यानी साइज तो छोटा है पर प्लानिंग वर्ल्ड क्लास है। वैसा उनका उनका जो मोनाको जो देश है वो तो सबसे छोटा है, बट उनका जो प्लानिंग है वो आगे फ्यूचर में उनका बहुत बड़ा प्लानिंग्स है। और वहां पे अगर हम रिलीजन की बात करें तो वहां पे क्रिश्चियनिटी है, और वो भी ये रोमन कैथलिक्स वहां पे ज्यादा है। ओके, तो और उनको वहां पर हर किसी को, प्रिंस जो है वो कैथलिक को, वहां पे कैथलिक्स लोगों को ये कंपलसरी है। रिलीजन रिलीजन में यहाँ पर कल्चर का ही पार्ट है, कल्चर का पार्ट में पॉलिटिक्स का भी पार्ट है रिलीजन। और सेक्शन 12 पर हम अगर बात करें तो कल्चर और फेस्टिवल्स, वहाँ पे कल्चर और फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। वहां पर मेडिटेरियन, मोनाको का कल्चर फ्रेंच एलिजियंस और मेडिटेरियन चार्म है। जो कि मेजर इवेंट्स की बात करें तो वहां पर होता है जो आपको पता ही है, फार्मूला 1 का रेस। 19 नवंबर का जो हर प्रिंस डे, जो युवराज दिन बोला जाता है, उनका नेशनल डे है। और मोंटे कार्लो का कैसीनो है। कैसीनो का रैली होता है, जो वही वापस वापस रिपीट हो रहा है। क्या बोलते हैं उसे, याच लग्जरियस नाव का शोज, ये सारे वहां पे। और क्लासिकल म्यूजिक, ये सारे उनके मेजर इवेंट्स होते हैं। और फेस्टिवल्स है वहां पर। लाइफ यहाँ पर ग्लैमरस है और डिसिप्लिन भी है। लाइक जैसे हाँ, वहां पे लाइफ ग्लैमरस और डिसिप्लिन भी है। और अगर आपको इंडिया से वहां पे ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो 4.5 से जाना हो तो 12 से 15 घंटे लगते हैं। तो डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है, मुंबई से या दिल्ली से जाना हो तो आपको यहाँ से दुबई जाना होगा, या तो गल्फ कंट्रीज में कोई भी ले लो। दुबई अच्छा रहता है। दुबई से फिर फ्रांस में नाइस एयरपोर्ट है, नाइस एयरपोर्ट से आप वहां से टैक्सी या ट्रेन लेकर वैसे आपको जाना होगा। और अगर टाइम डिफरेंस की बात करो तो इंडिया में अगर 12 बजे दोपहर के, तो वहां पे सुबह के 7:30 बजेंगे। ओके, 7:30, हाँ सुबह के 7:30। अगर यहाँ पे 12 बजे है तो वहां पे 7:30 बजेंगे। और ये नहीं, अब यहाँ पे तो नहीं है। अब लिटरेसी रेट तो बता दिया मैंने, 99% है। मोनाको का एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्रेंच मॉडल पर ही फॉलो करता है। प्राइमरी और वो एजुकेशन फ्री है।
और ये आपको कब पता चला कि मोनाको भी एक देश है? वो जब हॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने 1956 में उन्होंने प्रिंस के साथ जब शादी किया, तब उनको लोगों को मोनाको के बारे में पता चला। उस हॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम है ग्रेस ग्रेस कैली। उन्होंने 1956 तक लोगों को उस मोनाको देश के बारे में इतना पता नहीं था कि हाँ देश है, इतना मालूम है। लेकिन बाद में उनको उस देश के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिला। और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश ही है। यानी लोकल लैंग्वेज वहाँ का जो ये है, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी है, वैसे ही वहाँ पर मोनेस्क्यू लैंग्वेज है और इंग्लिश भी बात करते हैं। हॉलीवुड टूरिस्ट 1956 में मोनाको 1956 में ही उनको मोनाको के बारे में पता चला था। और वो 1956 में मोनाको स्पॉटलाइट में भी आया था क्योंकि हॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने उसने वो किया था। उनका नाम था प्रिंस रेनियर थर्ड से शादी की थी 19 अप्रैल 1956 को। तब यह स्पॉटलाइट में मोनाको का देश आया था। हाँ, उसके बाद में ही पूरी दुनिया के मीडिया मोनाको पर ही फोकस हो गया था। उसके बाद 1956 के बाद में पूरी दुनिया का जो मीडिया था उन्होंने मोनाको पर ही फोकस कर लिया और फिर तभी से वो स्पॉटलाइट में भी आया। और वो एक मोनाको का एक फेरी टेल रॉयल कंट्री के रूप में फेमस हो गया। फेमस तो हुआ। उसके बाद तब से उसे जैसे बताया गया है कि मैंने रिच रिच लोगों की प्लेग्राउंड का नाम भी तभी से उसे मिलना शुरू हो गया। मोनाको को ग्रीक वर्ड से आया है। जैसे हमारा हिंदुस्तान हिंद यानी पर्शियन से आया था ना हिंदुस्तान। जो पर्शियंस लोग एस को एच प्रोनाउंस करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मोनाको का मतलब होता है एक वन फैमिली रूल। वन फैमिली रूल यानी एक ही राजा का जो जनरेशन है 1297 से लेकर अब तक इतने सालों तक वही रूल करते आ रहे हैं। उनकी जनरेशन से रूल करते आ रही है, वही मोनाको का मतलब होता है। और ये ग्रीक वर्ड से आया है ये शब्द। इसमें हाँ, मोनाको को फिर दुनिया का रेयर कंट्रीज में गिना जाता है, रेयर कंट्रीज में से एक गिना जाता है। और उसका कैपिटल भी वही है, मोनाको का कैपिटल भी मोनाको सिटी ही है। जैसे सिंगापुर का सिंगापुर सिटी है, मैक्सिको का मैक्सिको सिटी है, वैसे मोनाको का भी मोनाको सिटी ही है। हाँ, मोनाको का मोनाको सिटी ही है। और आगे आगे आपको और भी ऐसे रोमांचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैच चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे एडवेंचरस ना, नहीं, हाँ स्टे एडवेंचर नहीं, स्टे क्यूरियस एंड एडवेंचरस। धन्यवाद।